तो सब पूरे देश में एसआईआर को लेकर विवाद छिड़ा है और विवाद ये है कि रोहिंग्या या जो घुसपैठिया हैं उनको पिछले तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बने हैं, इन्होंने ऐसा क्यों अभी तक नहीं किया था, इस बात पर बवाल बचा है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं अभी एबीसी न्यूज़ पे भी अब एक इंटरव्यू में बोल रहा था। मेरा साफ तौर पे ये कहना है, सरकार में आने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किए हैं देश हित में, जो पूरे देश के सम्मुख हैं। और घुसपैठियों का सवाल आज से नहीं है, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब भी ये घुसपैठियों का सवाल बराबर उठता रहता था कि बांग्लादेश से बहुत सारे घुसपैठी यानी रोहिंग्या मुसलमान भारत में एंटर कर गए हैं और उनकी संख्या का पता लगा पाना भी कई बार ये संभव नहीं होता कि कितने लोग घुस गए हैं। आज जिस तरीके सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, मैं ये कहूँगा कि सरकार का ये इनिशिएटिव बहुत ही सराहनीय है कि जो भारत का मूल नागरिक है, जो भारत का, मैं कहूँगा कि जिसको भारत में नागरिक के रूप में जिस अधिकार उसको मिलने चाहिए। अब आप ये बताइएगा कि जो लोग बाहर से आए हुए लोग हैं, जो भारत के नागरिक ही नहीं हैं, अगर आज उनकी छटनी हो रही है, तो मेरा ऐसा मानना था कि भारत के हर नागरिक को, हर राजनीतिक पार्टी को इसका स्वागत करना चाहिए और इसे राजनीतिक विषय ना बनाते हुए राष्ट्र हित में और देश की सुरक्षा के साथ देखा जाना चाहिए। तो साहब, यही मामला एनआरसी सीएए को लेकर था, लेकिन आज तो आप सहमति दर्ज करा रहे हैं, उस समय आप विरोध में थे। नहीं, देखिए, सवाल ये है, मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे बिंदु हैं। देश में रह रहे मुसलमानों को लेकर के भी कई बार सवाल उठते हैं और रोहिंग्या मुसलमान को लेकर के भी सवाल उठते हैं। यहाँ पर हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा कि जो देश के बंटवारे के समय मुसलमान भारत में रहा और पिछले आज़ादी से लेकर के आज तक वो भारत में रह रहा है, तो वो तो भारत का नागरिक है। अगर हम उसको भी विदेशी के रूप में देखेंगे तो मुझे लगता है कि न्यायसंगत नहीं होगा। लेकिन इस बीच में जो लोग घुसपैठ करके भारत में आए हैं, जिनको रोहिंग्या मुसलमान के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, उनको निकालने के लिए अगर सरकार द्वारा ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, तो मेरा निवेदन है सभी राजनीतिक पार्टियों से कि उनको राष्ट्र हित में, राष्ट्र की सुरक्षा के दायरे में इसको देखना चाहिए और इस निर्णय का सभी लोगों को एकजुट होकर स्वागत करना चाहिए। तो साहब, मोदी जी जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय जो हत्याकांड हुआ, उस समय भी यही मुद्दा था कि मुसलमानों को देश से निकालना है। और आज जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, आज भी उनका यही मुद्दा है। वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बाबाओं की जो है यात्राएं चल रही हैं जो कि गैर संवैधानिक हैं, संविधान के हित में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि मेरा छोटा भाई है, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो ऐसे में जो देश के दूसरे नागरिक हैं वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार मिले हैं, सबको बराबर संविधान ने बराबरी का अधिकार दिया है। ऐसी बातें जो संविधान में निहित नहीं हैं, उनको कहना या उनके बारे में बातचीत करना, मुझे लगता है संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन का मामला है। रहा तक अभी आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया है, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे राष्ट्रपति हों, चाहे कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, जब वो पद लेते हैं तो वो संविधान की शपथ लेते हैं। तो मेरा आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से यही कहना रहेगा कि सारे लोगों को भारत के संविधान का आदर करते हुए संविधान के दायरे में अपना आचरण करना चाहिए। धर्मगुरुओं के बारे में मैं विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि धर्मगुरु बहुत सम्मानीय हैं, उनका पूरे देश में बड़ा सम्मान होता है। उनको ऐसे किसी वक्तव्य को देने से बचना चाहिए जिससे कि देश में कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो या किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष या धर्म विशेष के लोगों में उनके कथन से कोई असंतोष पैदा हो। तो साहब, आपको नहीं लगता है एसआईआर के बहाने से अभी तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद देश की 1/4 जो आबादी है जो इस देश में लगातार विकास के कार्यों से जुड़ी है, दलित कहें, SC ST OBC माइनॉरिटी कहें, उनका भी नंबर लगने वाला है? देखिए, मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा और देशवासियों को मैं संदेश भी देना चाहूँगा कि भारत का मूल नागरिक कौन है, आदिवासी कौन है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। अगर ये चैप्टर खुलता है तो इसमें बहुत सारे लोग DNA टेस्ट के रिपोर्ट के हिसाब से खुद ये माना जा रहा है, कुछ लोग अफगानिस्तान से आए हैं, कुछ लोग बाहर से आए हैं, तो जो भारत का मूल नागरिक है उसको ही बाहर निकालने की, अगर जैसा आपने कहा कि बात अगर शुरू होती है, तो मुझे लगता है टोटल ये अप्रासंगिक है और मुझे लगता है कि ये सच्चाई से बहुत दूर है। ऐसी बात ना कहीं चिंतन मंथन में है, ना कोई ऐसा सोच रहा है, ना ऐसा सोचा जा सकता है, और अगर कोई सोचता भी है तो इसका क्रियान्वयन असंभव है। तो सर, समय समय पर SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के साथ में ये टेम्पर चेक किया गया है, जैसे 2 अप्रैल का मामला था। उसके बाद बहुत और भी सारे मुद्दे ऐसे आए हैं कि जैसे कि संविधान में हम
संविधान को हम बदलने आए हैं, या जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियां जला के टेम्पर चेक करने की कोशिश की, तो आप लोग इतने सॉफ्ट क्यों बने रहते हैं? हमेशा एक्शन पर रिएक्शन करते हैं। एक्शन कब करना शुरू करेंगे आप लोग? देखिए, हमने अभी आपने देखा कि हर साल हम लोग इंडिया गेट पर इकट्ठे होते हैं। इंडिया गेट भारत का एक माइलस्टोन है जहां से पूरे विश्व में एक संदेश जाता है। हम भारत की सरकार से बाकायदा परमिशन लेते हैं, हज़ारों लाखों लोगों को हम इंडिया गेट पर इकट्ठा करते हैं, वहाँ से संविधान यात्रा हम लोग निकालते हैं और ये संदेश देते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के पीछे उनके अनुयायी हमेशा मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। अभी आपने देखा कि हमने विज्ञान भवन में बड़ा स्पष्ट रूप से संदेश दिया और बहुत सारे मुद्दे हमने भारत जो सत्तारूढ़ दल के लोग वहाँ पर थे उनके सम्मुख स्पष्ट किया कि 1/4 आबादी जो भारत की, इसको अनुसूचित जाति जनजाति के नाम से जाना जाता है, जो खेतों में काम करती है तो कृषि प्रधान ये देश बनता है। शहरों में जब ईंट और सरिया उठाती है तो इस देश का शहरी विकास होता है। 1/4 आबादी के विकास की बात किए बिना भारत राष्ट्र के विकास की बात करना पूरी तरह बेईमानी है। तो हमने उस दिन भी 30 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर पूरे देश को, सरकार को एक लिखित किया, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के आए हुए थे रामवीर सिंह विधूड़ी जी, उनके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को हमने एक मांग पत्र भी दिया। तो ऐसी सिचुएशन में जो आप कह रहे हैं कि हम लोग अपनी बात को नहीं कहते हैं, अपनी बात को हमेशा हम पूरी मजबूती के साथ रखते हैं। पूरा हमारी कोशिश रहती है, चाहे हमें कोई भी, और आपने देखा कि न केवल भारत के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी हमको टोरंटो कनाडा में ग्लोबल अलायंस फॉर कास्ट फ्री वर्ल्ड में फ्री कास्ट, मतलब कास्ट फ्री वर्ल्ड कैसे बने, उस पर हमको बुलाया गया था और हमने वहाँ भी अपनी बात को, अपने समाज की बात को मजबूती रखा। संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 बार हमको बुलाया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमको बुलाया गया, कनाडा पार्लियामेंट में बुलाया गया, जहाँ जहाँ भी हमको मौका मिला है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी हमने अपने समाज की बात को बड़ी मजबूती के साथ रखा है। और आप इंडिया में तो आप हमारे मतलब ये है कि इंटरव्यूज़ को कवर करते हैं, पर इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे इंटरव्यूज़ हैं वो भी मेरा ख्याल है मतलब इस पर सिस्टम पर लोड है, आप देख सकते हैं। तो जब जब भी कोई बात होती है हम अपनी समाज की बात को कहने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, क्योंकि बार बार आप भी सवाल करते हैं कि संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, इसमें मैं यहाँ पर पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब के एक स्टेटमेंट को कोट करूँगा, जिसमें उन्होंने संवैधानिक जो प्रावधान है उनका जिक्र किया कि भारत की संसद में को भी संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तन करने का अधिकार भारत की संसद के पास भी नहीं है। तो मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, विशेष रूप से बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को कहना चाहता हूं कि ऐसी किसी अफवाह में आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब द्वारा बनाया गया संविधान दुनिया का सबश्रेष्ठ संविधान है। बाबा साहब आज भी दुनिया के सबसे योग्य व्यक्ति हैं और संविधान बदलने की अगर कोई बात कहता है तो वो, अब मतलब मैं कहूँगा कि उसमें कोई बेस नहीं है, उसमें कोई वो अर्थहीन बात है। इसलिए ऐसी किसी चीज़ में आप किसी गुमराह ना हो और आप अपने देश के विकास के लिए समर्थ भाव से काम करें। केपी चौधरी जी, आपने जो 30 तारीख को संविधान दिवस 30 नवंबर को निकाला, उसके बाद कुछ लोगों ने तंज कसा है कि एक सांसद की रामलीला ग्राउंड की जो परमिशन वो रद्द कर दी जाती है और वो जाके अंबेडकर भवन में प्रोग्राम करते हैं। उनके साथ पुलिस क्या व्यवहार करती है वो दुनिया ने देखा, लेकिन आप ना तो सांसद है, ना विधायक है, ना पार्षद है, उसके बावजूद आपने ये रैली निकाल कैसे ली? कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस से आपके साथ साठगांठ की खबरें नजर आ रही हैं। देखिए, इसमें स्पष्ट मैं कहना चाहूँगा, आज की डेट में मैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, सत्तारूढ़ दल का हम घटक दल हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो जहाँ तक ये आरोप और प्रत्यारोप की बात है, लेकिन उससे बढ़कर के मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और इससे पहले 2023 में जब हमने रैली निकाली थी तब भी सरकार से हमने परमिशन ली थी। तब हमारी पार्टी जो है, तब मैं ना तो किसी पार्टी का सदस्य था, ना कोई पदाधिकारी था, तब मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता था और आज भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। और मुझे विश्वास है कि बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े हुए किसी भी विषय पर सरकार पूरी तरह सहयोग दृष्टिकोण रखेगी, चाहे वो हमारे द्वारा कोई कार्य किया जाए या समाज के किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसे आरोप ये बेबुनियाद हैं और तर्कहीन है और ऐसे मुझे लगता है कि आरोपों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन हाँ, बाबा साहब के मिशन को पूरी मजबूती से सींचने का हमको संकल्प लेना चाहिए। राजनीतिक मंशा, क्योंकि अब आपने वीआरएस भी ले लिया है, जॉब भी छोड़ दी है, अब आप स्वतंत्र हो गए, कोई राजनीतिक मंशा है समाज का नेतृत्व करने की? देखिए, मैंने लोगों में ये आवाज है कि केपी चौधरी को लोकसभा या राज्यसभा जाना चाहिए। देखिए, मैंने जैसा अभी उस दिन कहा, डॉक्टर अम्बेडकर भारत के कानून मंत्री थे और हिंदू कोड बिल गिर जाने के बाद उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देकर समाज के बीच में आए और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया।
मैंने उस दिन कहा कि ये जो राजनीति और समाज सेवा है दोनों रेल की पटरी की तरह हैं, दोनों साथ साथ तो रहेंगी बट ये कभी मिलती नहीं है। जो सामाजिक कार्यकर्ता होगा लोकसभा में जाना, उसका मुझे लगता है कि जो बाबा साहब मिशन का सिपाही होगा उसका लोकसभा में जाना मुश्किल है, और जो लोकसभा में चलेंगे उनका बाबा साहब के मिशन को चलाना मुश्किल है। तो ये चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे के साथ पर्यायवाची, एक दूसरे के साथ हमेशा पैरेलल चलती रहेंगी। समाज ने आवाज उठाई तो, अगर समाज ने चाहा कि आप जाएं, समाज की आवाज उठाए तो। देखिए, मेरा ये मानना है, आज तक पिछले दिनों चाहे रामला मैदान की रैली निकाली, आरक्षण विरोधी 3 आदेशों को वापस कराने के, संविधान में 3 संशोधन, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार में 2 अप्रैल 2018 का जो भारत बंद था उस आंदोलन को मैंने लीड किया। और आपने देखा कि मुझे सौभाग्य मिला है कि जब भी समाज के साथ कोई ज्यादती हुई है उस आंदोलन को लीड करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। समाज सर्वोपरि है। अगर समाज का कोई भी आदेश मुझे आज तक मिला है, मैंने उसका बहुत ही जिम्मेदारी के साथ पालन किया है। आने वाले दिनों में अगर समाज का कोई आदेश होगा तो मैं इस समाज का एक कार्यकर्ता होने के नाते उसका आदर करूंगा। आज के साक्षात्कार से क्या मैसेज आप समाज को देना चाह रहे हैं, युवाओं को? मतलब जो लोग भी प्रताड़ित हैं इस समय वर्तमान में केंद्र से या राज्य सरकारों से, क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं? इकट्ठे रहो, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा, बटोगे तो कटोगे। मैं अपने अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को कहना चाहूँगा कि बटोगे तो कटोगे। इकट्ठे रहो, एकजुट रहो, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को सहयोग करो, बच्चों को स्कूल जरूर भेजो, एजुकेशन हर हालत में प्राप्त करो, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रावधान दिए हैं उनका पूरा लाभ उठाते हुए सरकार और शासन का हिस्सा बनो। सभी को जय हिंद।